माई सेल्फ सी अश्विनी रस्तोगी। अगर आप सैलरी क्लास पीपल हैं, आप वेट कर रहे थे कि कब सैलरी में टैक्स में राहत होगी, तो ये बजट आपके लिए कुछ खुशखबरी लेके आए। जी हाँ दोस्तों, बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर ने आपकी सुन ली। अप टू 12 लाख रुपीज देयर इज नो इनकम टैक्स। बट लोगों के क्वेश्चन है, क्या मेरी 15 लाख की सैलरी है तो 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये चीज गलत है। हमें यहाँ पर इस चीज की क्लैरिटी बिल्कुल वन टू वन डिस्कस करेंगे कि 12 लाख रुपीस तक अगर कोई छोटा एम्प्लॉय है, उस पर टैक्स लग इनकम आ रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी इनकम 12 लाख से ऊपर होती है तो वो स्लैब रेट में फॉल करेगी। तो ये हम बेसिकली डिस्कस करते हैं यहाँ पर पर्सनल टैक्स रेट। तो यहाँ पर रिबेट दी गई है अंडर सेक्शन 87 ए। ये रिबेट क्या है कि आपको 12 लाख रुपीस तक जो भी उस पर इनकम टैक्स आएगा, 60,000 रुपीज की रिबेट मिल जाएगी। तो रिबेट इज एप्लीकेबल फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉट फॉर नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसकी 12 लाख की इनकम होती है, तो उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, उसकी नॉर्मल स्लैब रेट में टैक्सेबल होगी इनकम। सेम है फ्रेंड्स, अगर इनकम आपकी 12,75,000 भी है, तो उसमें 75,000 डिडक्शन मिलेगी, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला अप टू 12,75,000। Marginal tax relief. There is an important concept in marginal tax relief under the Income Tax Act. This is applicable once your income just cross 12 lakh 75,000. In that case, marginal relief is applicable. सपोज दोस्तों आपकी 13 लाख की इनकम हो जाती है और आप कहते हो भाई 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कुछ इसमें क्या मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा क्या एकदम से? हाँ दोस्तों, यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ, यहाँ पर अब की बार टैक्स की कंप्यूटेशन होगी। और ये न्यू रिजीम में ही चेंज आया है, ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं आया है। ओल्ड रिजीम के जो टैक्स रेट है पहले ऐसे रहेंगे। तो आइए दोस्तों ये समझ लेते हैं कि न्यू रिजीम में क्या टैक्स में चेंज आया है। तो बेसिकली पहले जो टैक्स लगता था 3 लाख तक निल लगता था, अब उसको लिमिट को बढ़ा के 4 लाख कर दिया है। तो 4 के मल्टीपल में हो गया है 4 लाख। निल टैक्स रेट 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%। तो इस तरीके से बियॉन्ड 24 लाख 30% का टैक्स रेट। तो एक समरीली समझ लेते हैं कि क्या किसको कितना फायदा होने वाला है किस स्लैब में। सपोज वन एम्प्लॉय हैज इनकम 12 लाख, तो एज पर बिफोर अमेंडमेंट उसको 83,000 टैक्स देना पड़ता था। आफ्टर दिस बजट देयर विल बी नो टैक्स, सो 83,200 डायरेक्ट सेविंग टू दिस एम्प्लॉय। इफ सपोज एम्प्लॉय हैज अ टोटल इनकम 16 लाख, तो बिफोर अमेंडमेंट 1,76,000 और अब उसको 52,000 का सेविंग हो रहा है। सेम वे 20 लाख के केस में 93,000 का, 24 लाख के केस में 1,14,000 का, और अगर सपोज 50-55 लाख की उसकी इनकम है, तो इस वाले केस में भी 1,25,000 का बेनिफिट हो रहा है। सपोज ए एम्प्लॉय हैज अ ह्यूज सैलरी एंड हिज पैकेज इज 2,50,00,000, और उसमें टोटल इनकम पे पहले 93 लाख का टैक्स आ रहा था, अब वो 92 लाख का हो। तो मोर और लेस आपको 1 लाख का टैक्स का सेविंग हो रहा है। आप प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 44 ADA। अगर आपकी इनकम 75 लाख बैंक ट्रांजेक्शन से आती है, तो आपको विदाउट ऑडिट आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। जितनी रिसीट आती है 50% आपको केवल टोटल इनकम दिखानी है। तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 12 लाख आती है, तो आप 50% दिखाएंगे, बट इस ग्रॉस रिसीट पे आपका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो 1,20,000 का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका कोई टैक्स आएगा ही नहीं, बट आपको ये रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। सेम वे अगर आपकी 24 लाख की कोई डॉक्टर है, उसकी किसी हॉस्पिटल से रेमुनेशन मिलता है, प्रोफेशनल रिसीट आती है 24 लाख की, इस वाले केस में हॉस्पिटल 2,40,000 10% 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करता है, तो वहां पर रिफंड हो जाएगा और टैक्स नहीं आएगा। बट आपने देखा दोस्तों, अगर ये एम्प्लॉय होता
तो इस वाले केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, बट यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और वो रिफंड फाइल कर रहे हैं। तो सेम बेस 48 लाख का और 72 लाख का भी हमने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर उसका टैक्स नॉर्मल 50% चार्ज होगी इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA। यहाँ पर प्रोफेशनल डिफाइंड है, और जो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके से जो प्रोफेशनल होते हैं वही विदाउट ऑडिट 50% अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई कहता है कि मैं तो छोटा एमएसएमई हूँ, मेरी तो 50-55 हज़ार रुपए पर डे की सेल्स आती है, तो हमें ये देखना होगा कि आपकी टर्नओवर कैसे आती है। अगर आपकी टर्नओवर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आ रही है, तो आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन में जो सेक्शन 44 AD होता है, तो उसमें भी कोई आपको ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जरूरत नहीं है। आपने 2 करोड़ की बैंकिंग ट्रांजैक्शन से टर्नओवर अचीव करी, तो 12 लाख का आपका उस पर सीधे सीधे 6% प्रॉफिट बन रहा है। और इस वाले केस में आपको देर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स। So this is a big relief to medium enterprises, those having a turnover up to 2 crore. There is no need to maintain any books of account, any get audited from the CA. Simple, they have to calculate 6% normal profit, file ITR, and no need to worry about tax. If suppose your transaction is through the cash, then 8% profitability need to be calculated for the purpose of 44 AD under the presumptive taxation. तो इस वाले केस में आपका 1 करोड़ 50 लाख का भी टर्नओवर है, तो इस पे 8% जो भी टर्नओवर आएगी उस पे इनकम पे आप पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर हम कंपेयर करें क्या बेटर है, प्रोफेशनल रहना बेटर है या सैलरी क्लास एम्प्लॉय बेटर है, तो क्या बेटर है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी 1 लाख पर मंथ का प्रोफेशनल चार्जेस मिलता है, तो पूरे साल में एनुअल आपकी जो प्रोफेशनल रिसीट होगी 12 लाख की होंगी। बट वहां पर जहां आपसे कंसल्टेंसी इनकम आ रही है, दे विल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। तो यहाँ पर वो 10% टीडीएस डिडक्ट करें। इन केस यू गेट as a empaneled employed with this person एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो जाती है, तो इस वाले केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 192 में स्लैब रेट पे ही टीडीएस लगता है, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख की है और आपकी 12 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये प्रोफेशनल और हमने एम्प्लॉय भी कंपेयर किया। तो फ्रेंड्स, सबका ये डाउट था, क्या मेरा जो शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो भी 12 लाख की इनकम में कंसीडर हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी रिसेंट जजमेंट था, असेसमेंट 24-25 में भी सबके नोटिस आए सीपीसी के लिए, और उसमें ये कहा गया कि आपने 87A का जो रिलीफ है इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो ले लिया है, तो वो नहीं मिलेगा, आप पे उस पर टैक्स लगा दिया गया है। तो वहां से डिमांडें आ रही हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो कभी भी 87A रिलीफ नहीं मिलता था। तो ये इस बजट में ये लूपहोल जो थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, वो प्लग कर दी गई है, और बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया है कि कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट नहीं मिलने वाली, इवन दो योर इनकम इज बिलो 12 लाख। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया है सिनेरियो 2 में, कि आपकी सैलरी इनकम या कोई भी अदर सोर्सेज से इनकम 8 लाख है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका लिस्टेड शेयर्स पे 2 लाख है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख पे 20% पूरा पूरा 40,000 आपको पे करना पड़ा, इवन दो आपकी इनकम जो है 12 लाख से कम। सेकंड सिनेरियो में भी आपकी 2 लाख पे 40,000 का टैक्स बन रहा है, हमने इसमें सेस इंक्लूड नहीं किया। सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 से कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता, सिंपल 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता है। बट रेजिडेंट के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पर केवल टैक्स कैलकुलेशन की प्रोविजन की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ये रूमर है कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना। बट यहाँ हम क्लियर कर दें कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप पे 2 लाख रुपए का हुआ और आपकी सैलरी इनकम 8 लाख भी है, तो अभी 2 लाख पे आपको 25,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, बिकॉज दिस इनकम इज बिलो 12 लाख।
or even equal to 12 lakh, but you have to pay tax on long term capital gain. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल स्लैब रेट का कैलकुलेट किया। सपोज आपका लिस्टेड शेयर्स के अलावा कोई और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपने अपनी गोल्ड ज्वेलरी सेल करी, उस पे 4 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना। तो फोर आपकी नॉर्मल अदर इनकम है 6 लाख की, 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और जो नॉर्मली टैक्स आपका स्लैब रेट में होना चाहिए। तो स्लैब रेट क्या है यहाँ पर, वही 4 लाख तक जीरो, और 4 to 8 5%। तो यहाँ पर 4 to 8 5%, 4 लाख पे 5% 10,000 हो गया। 1 सेकेंड, 6 लैक्स और 4 तो यहाँ पर आपकी 10 लाख की इनकम है, तो 4 तक तो टैक्स नहीं है। 4 to 12 तक आपका टैक्स आ रहा है 10,000 का, और उससे 8 लाख टू 12 लाख तक आपकी इनकम, क्योंकि यहाँ पर फॉल कर रही है, यहाँ पर 8 to 20 में आपका 30,000 का पूरा टोटल टैक्स आ जाएगा। इसी अगर दूसरे सिनेरियो में बात करते हैं तो 30,000 का आपका यहाँ पर टैक्स आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पर 10 लाख की है, तो 0 to 4 नो टैक्स, 4 to 8 नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर तो रिबेट भी है 87A की। तो 4 to 6 जीरो, तो 6 to 8 आपका 10% स्लैब रेट में टैक्स आ रहा है। 6 to 8 5% में टैक्स आ रहा है। तो 20,000 पे, 1 सेकेंड, 20 लाख पे 5% 10,000, और 2 लाख पर एडिशनल 2 लाख पर 10%, सो सीधा सीधा 30,000 का टैक्स आ गया। और इस वाले केस में आपका 30, जो 3 लाख है ये एडिशनल, ये 10% के स्लैब में आ रहा है 4 to 8 में। तो यहाँ पर आपका 8 to 12 वाले में 10% का टैक्स आया, 3 लाख पे 10%। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और भी आता है कि 1,25,000 का क्या हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स का सेल होता है, वो हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप हर साल 1,25,000 अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर सेल करके विदाउट पेइंग एनी टैक्स कमा सकते हैं। तो इस वाले सिनेरियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आपका 1,25,000 का लॉन्ग टर्म लिस्टेड शेयर्स का भी कैपिटल गेन आया, और सैलरी इनकम आई तो अभी कोई टैक्स नहीं बना, राइट। बट यहाँ पर स्लाइडली आपकी 12 लाख से ऊपर हो गई इनकम, इस वजह से थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ की वजह से आपका 25,000 का टैक्स बना। बट ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल इनकम पे आ रहा है। आपको रिबेट भी मिल रही है और नॉर्मल इनकम पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद मार्जिनल रिलीफ भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया सिनेरियो 4 में। तो फ्रेंड्स, टीडीएस में इस बजट में काफी अच्छे चेंजेस किए गए हैं। एक तो टीडीएस में हमारी लिमिट होती है कि सपोज आपको 194 जे में प्रोफेशनल को कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें 30,000 तक का आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वहां पर उन्होंने उस 30,000 को रिप्लेस कर दिया 50,000 से। दिस सेक्शन 194 जे इज रिप्लेस्ड फ्रॉम 30,000 करंट थ्रेशोल्ड टू 50,000। So this is applicable from the 1st April 2025. Same pay in case of rent. If you are paying rent to 20,000 to a person per month, presently there is a no TDS, but this limit is 20,000 going to increase to 50,000 पर मंथ। पहले 2,40,000 रुपये पूरे साल का होता था, अब उन्होंने कहा 50,000 रुपये पर मंथ का भी आप रेंट पे करेंगे तो अभी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 194 आई रेंट के केस। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में उन्होंने प्रेजेंट जीरो लिमिट थी, वहां पर 10,000 रिप्लेस कर दी। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को, प्रेजेंटली 50,000 की लिमिट थी, उसको उन्होंने बढ़ा के 1 लाख कर दिया। अगर आपको सीनियर सिटीजन है, बैंक से कोई इंटरेस्ट एफडी और सेविंग में मिल रहा है,
तो सारा सेविंग इंटरेस्ट मिला के अगर 1 लाख से ऊपर होगा तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इसी तरीके से वेयर द बैंक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, तो उस वाले केस में आपके इंडिविजुअल है अदर देन सीनियर सिटीजन, तो 40,000 की लिमिट थी वो उसको बढ़ा के 50,000 कर दी। और कोई अगर केस यहाँ कवर नहीं हो रहा तो उसमें 5,000 का लिमिट था, उसको 10,000 कर दिया। डिविडेंड के केस में पहले अभी 5,000 से ऊपर पे टीडीएस कटता था, अब वो 10,000 पे टीडीएस होगा। म्यूचुअल फंड में भी 10,000 कर दी लिमिट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में 10,000 थी, वो भी 10,000 एज इट इज है, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये चेंज आएगा। इंश्योरेंस कमीशन के केस में 15,000 से लिमिट बढ़ा के 20,000 कर दी है। इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस लॉटरी, इसको 15,000 से 20,000 कर दी। कमीशन ब्रोकरेज, अगर आप किसी को भी कोई कमीशन पे कर रहे हैं उसमें 15,000 से 20। और एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है 194 क्यू में। जैसे मैं आपको बताऊं कि टीडीएस परचेजर को भी काटना होता था और सेलर को भी काटना होता था। तो एक सेक्शन है 194 क्यू। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करती है और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से वेंडर से 50 लाख से ऊपर परचेज कर रहे हो, तो आप पे टीडीएस की लाइबिलिटी हो जाती है 194 क्यू में। 0.10% की आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, टीडीएस ऑन परचेज। इसी तरीके से अगर सेलर है, सेलर आपको 50 लाख से ऊपर का सेल कर रहा है और उसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो वो आपको टीसीएस डिडक्ट करता है। सेल के केस में टीसीएस डिडक्ट करता है, तो 206C1H में एप्लीकेबल हो जाती थी। तो यहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन पे बोथ वे टीडीएस डिडक्ट होता था। तो उन्होंने जो टीडीएस के प्रोविजन है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल, वो कंप्लीटली रिमूव कर दिए। तो नाउ ये एम्बिगिटी नहीं रही, केवल परचेजर को ही टीडीएस काटना है 194 क्यू में, टीसीएस नहीं काटेगा। अपडेटेड रिटर्न, तो बेसिकली अभी क्या है अपडेटेड रिटर्न। आपने कोई रिटर्न फाइल किया और आपने उसमें पाया कि 31 दिसंबर ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर कोई मेरे से भूल चूक रह गई, कुछ मैंने इनकम छोड़ दी नहीं दिखा पाया, तो वो आप 31 दिसंबर तक आप पे रिवाइज करने का ऑप्शन रहता है। बट आपका रिवाइज करने का भी रिटर्न का समय निकल गया, तो आज आप जनवरी 2025 में बैठे हैं या तो आपको सोचना है कि असेसमेंट के 25 26 में मैंने जो रिटर्न मैंने अपनी फाइल करी है इस वाले लास्ट असेसमेंट के 24 25 की, उसको मुझे अपडेट रिटर्न फाइल करनी है आईटीआर यू में सेक्शन 139(8)A में। तो आप उसको फाइल कर सकते हो। अगर वो विद इन 1 ईयर फाइल होती है तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना होता था 1%, 25%। और अगर 2 साल तक आप फाइल करते थे तो 50% टैक्स पे करना होता था एडिशनली। अभी लास्ट रिसेंटली आप पे डोनेशन के 80 GGC के भी नोटिस आ रहे हैं, तो वो असेसमेंट या 22 23 से पर्टेन करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें आप पे ये नोटिस आ रहा है कि आप अपनी आईटीआर यू फाइल कीजिए। तो उसमें आपको, क्योंकि 2 ईयर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, यहाँ पर एडिशनल टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है 50%। इस वाले समय सीमा को उन्होंने 4 ईयर तक कर दिया कि आप अगर अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आईटीआर यू 4 सालों तक आप फाइल कर सकते हो। बट आपको एडिशनल टैक्स 25%, 50%, 60%, 70% पे करना है। तो फर्स्ट ईयर में 25%, सेकेंड ईयर में 50%, थर्ड ईयर में 60% और फोर्थ ईयर में 70% अप्लीकेबल। अब उन्होंने इसका स्कोप भी एक्सपेंड कर दिया। सपोज आप पे 148(A) का नोटिस आता है, तो अभी आप प्रेजेंटली आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते थे। अब आपको लगा कि यार इसका तो मेरे पे टैक्स इवेजन का या रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया 148(A) में, तो अभी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। The, if the show cause notice under section 148(A) has been issued after 36 months, then you can't file ITRU. But within 14 months, you can file. However, if the order is determined, तो it means कि 23 ईयर से पहले अगर उसका टाइम बार्ड होने से पहले
आप पे वो नोटिस आता है 148A का, तो आप फाइल कर सकते हो। अगर नोटिस 148A में आ गया तो नहीं फाइल कर सकते। तो दिस इज द एक्सटेंडेड compliance window to promote the voluntary compliances. Tax limit time limit for filing an updated return is proposed to be extended from 24 months to 48 months. Restriction on filing or updated return. If the so-called notice under section 148A has been issued after 36 months, then you cannot file ITR. If the order means your case is selected for scrutiny, notice under section 148A is issued. Case does not want a notice under section, then taxpayer may still file updated return within 48. So this is applicable from the financial year 25-26, which is applicable relevant for the assessment year 26-27. So this is the major changes in respect of budget. This is the complete benefit for the employees. Uh, those are filling under the bracket of 12 lakh his salary. That income is exempt और उनका 83,000 का सीधे सीधे बेनिफिट है। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसा वादा किया है कि इस बार वो न्यू इनकम टैक्स कोड ला रहे हैं, न्यू इनकम टैक्स बिल प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। तो जो आपका अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो कंप्लीट रिप्लेस होने वाला है न्यू इनकम टैक्स बिल से। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माई साइड। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, so you forward to your friends, and like definitely don't forget to subscribe my channel. Thank you.